हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको पहले ध्यान से अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद आपको मोबाइल एक तरफ रख के फिर आपको पुनः करना है अपने मन से। तो इससे चेक हो जाएगा कि कितना आपको समझ में आया है, और उसके बाद आप तुरंत करने के लिए जब ये सोच लेंगे कि अभी करना है, तो आपका दिमाग और अलर्ट रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व करेगा और चीज़ों को समझेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में पूछा गया है प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो इसमें आपको प्रत्यावर्ती धारा साइड हेडिंग लगा के इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। और दूसरे नंबर पर आपसे पूछा गया है कि इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, तो आपको सेंटर हेडिंग व्यंजक डाल के पूरा इसका व्यंजक करना होगा। तो दोनों चीज़ें कैसे करनी है, बहुत ही ध्यान के साथ में आपको देखना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी होगी प्रत्यावर्ती धारा की, तो आप साइड हेडिंग डाल लोगे प्रत्यावर्ती धारा। अब इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आपको प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ तो पता होगा। इसके पहले हमने जो टॉपिक किया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा एक परिचय, तो उसमें हमने देखा था कि प्रत्यावर्ती धारा आखिर है क्या, कैसे बनती है, और इसके साथ साथ हमने ग्राफ भी देखा था विद्युत वाहक बल के लिए और प्रत्यावर्ती धारा के लिए। तो उसमें से हम प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ है वो आपके सामने यहाँ पे रख लेंगे। ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये वाली अक्ष टाइम को दिखाएगी, ये वाली अक्ष धारा को दिखाएगी। तो समय के साथ धारा इस तरीके से बदल रही है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि धारा की कौन कौन सी चीज़ें बदल रही हैं। देखिए, दो चीज़ें बदलती हैं यहाँ पे। पहली चीज़ ये है, आप यहाँ पे देखोगे कि प्रत्यावर्ती धारा ऊपर की ओर भी है और नीचे की ओर भी है। कहने का मतलब है कि ऊपर की दिशा में भी है। देखिए, यहाँ से ये मूल बिंदु है, तो यहाँ पे देखिए इससे ये ऊपर की ओर भी है, इसकी दिशा कहाँ है, ऊपर की ओर भी है, और यहाँ भी चली जाती है नेगेटिव में, तो इसकी दिशा नीचे की ओर भी है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती जो धारा है उसकी क्या बदल रही है, तो आंसर है दिशा बदल रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कभी ये ऊपर हो जाती है, कभी ये नीचे आ जाती है, फिर यहाँ पे ऊपर जाएगी ग्राफ में फिर, और ये हमने अच्छे से समझा था इसके पहले वाले वीडियो में। तो ये हो जाती है प्रत्यावर्ती धारा जो है वो समय के साथ क्या बदल रही है, उसकी दिशा बदल रही है। अब दूसरी चीज़ क्या बदल रही है, तो देखिए यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा कितनी है, तो आंसर है 0 है। फिर जैसे हमने टाइम बढ़ता जा रहा है, तो इस वाले टाइम पे देखा तो प्रत्यावर्ती धारा इतनी बढ़ गई, देखिए इतनी बढ़ गई। फिर आने वाले टाइम पे देखा तो यहाँ से हमने यहाँ देखा तो ये धारा इतनी। तो समय के साथ उसका जो है मान भी बदलता जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए, और इस वाले पोजीशन पर अधिकतम मान हो जाता है। फिर अधिकतम के बाद यहाँ पे समय के साथ ये मान घटना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है समय के साथ, फिर यहाँ पे अधिकतम हो जाता है धारा का मान, और फिर ये घटता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका जो परिमाण है, मान को क्या बोलते हैं, तो आंसर है मान को ही हम परिमाण बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा का जो परिमाण है वो भी चेंज हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट क्या था, दिशा चेंज हो रही है, प्लस माइनस, तो इसे क्या बोलेंगे, दिशा। साथ में क्या चेंज हो रहा है, परिमाण। देखिए यहाँ से 0 से इतनी बढ़ती बढ़ती अधिकतम पॉइंट पे पहुंची, फिर घटने लगी, तो दिशा भी बढ़ रही है घट रही है, यानी कि दो डायरेक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। परिमाण भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और घटता जा रहा है, लेकिन किसके साथ, समय के साथ। तो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा बनेगी वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो हो गया ना याद, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो बस यहीं से स्टार्ट करना है, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों बदलते हैं, किसके साथ में, समय के साथ में। तो ये यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा की डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद हमें करना है व्यंजक, तो हम सेंटर हेडिंग डालेंगे व्यंजक।
तो प्रत्यावर्ती धारा जैसे बनती है उस जनरेटर को हम यहाँ पे बनाएंगे। तो असल में हम पूरा नहीं बनाएंगे, केवल यहाँ पे हम कुंडली को दिखाएंगे और उसमें कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमता हुआ दिखाएंगे। तो पहले हम बना लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र और इसे बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। इसके बाद हम इसमें कुंडली बनाएंगे जिसे नाम देंगे BC और इसे थीटा कोण से घुमा देंगे, जिससे इसकी स्थिति B', C' हो जाएगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कुंडली तो ऐसी होती है आयताकार और यहाँ पे हमने ऐसी कुंडली बनाई है, तो ऐसा क्यों किया है? तो उसका कारण सुनिए। ये जो है कुंडली इस तरीके से घूमती है। अगर इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूँ, ये देखिए कुंडली ऐसे घूमती है ना। तो कुंडली ऐसे जब घूमती है तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें ये ऐसी दिखाई देगी, लेकिन हम जब ऐसे देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो कुंडली की केवल ये यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा ही दिखाई देगी। तो अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। हम लोग असल में यहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से? यहाँ से, और कुंडली ऐसी घूम रही है, तो केवल कौन सी भुजा दिखाई देगी? ये वाली। और जैसे यहाँ पे नाम दे देते हैं A, B, C, D, तो कौन सी भुजा दिखाई देगी? केवल BC। कौन सी दिखाई देगी? BC। तो ये BC भुजा है। असल में ये जो आपने बनाई हुई है यहाँ पे हम लोगों ने, ये जो BC है, ये असल में ये कुंडली पूरी इंडिकेट करेगी, लेकिन वो सामने से देख रहे हैं तो ये दिख नहीं रहेगी। समझ रहे इस चीज़ से? तो अब हम चित्र के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे कि चित्रानुसार एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर प्रदर्शित है। ये है ना एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। इसके बाद हम लिखेंगे कोई कुंडली कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। तो हमने ये लिखा कि इसमें कोई कुंडली कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। इसका कोणीय विस्थापन कितना है? थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यदि कोणीय विस्थापन थीटा हो तथा कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कोणीय वेग का सूत्र लगाएंगे और कोणीय वेग का सूत्र होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें थीटा का मान निकालना है। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा एक एक करके सभी चीज़ें। पहले आप इतना चित्र लिखने के बाद, चित्र बनाने के बाद आपको ये भाषा लिखनी है। इसके बाद आप लिखोगे कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन चल रहा है। कोणीय वेग कितना है? ओमेगा। कोणीय वेग को किससे दर्शाएंगे? ओमेगा से। कोणीय विस्थापन कितना है? तो थीटा है। ये देखिए कोणीय विस्थापन कितना है? थीटा। आप चित्र में भी देख सकते हैं कोणीय विस्थापन कितना है? थीटा। और बटे समय, तो समय कितना है? टी। तो यहाँ से हम ओमेगा का टी में गुणा कर देंगे तो थीटा का मान मिलेगा कितना? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ओमेगा का टी में गुणा हुआ तो हुआ ओमेगा टी बराबर थीटा। और यहाँ पे इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब आपको यहाँ पे जो व्यंजक है उसका सीक्रेट मैं यहाँ पे बताऊँगा। देखिए आपको निकालना है सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा के व्यंजक में विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल निकालने के लिए आपको क्या ज़रूरी है? विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या कहता है? d∅/dt। अगर हम माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो जो विद्युत वाहक बल का सूत्र फैराडे ने बताया था वो क्या था? d∅/dt। तो यहाँ से हमें विद्युत वाहक बल निकालना है तो हम d∅/dt कर देंगे तो निकल आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास फाई भी नहीं है पता। तो फाई का एक अलग फॉर्मूला होता है, वो होता है NBA cos थीटा। तो फाई का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो फाई के फॉर्मूले से ये आ जाएगा, यहाँ पे हम ई का निकाल लेंगे। लेकिन थीटा की जगह पर हम मान क्या रखेंगे? हमने थीटा का मान कितना निकाला है? ओमेगा टी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए? ई की फाई। तो आंसर है हमें सबसे पहले फाई निकालना चाहिए। फाई का मान जैसे ही मिलेगा तो हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो ई का मान मिलेगा। तो इसलिए हम फाई को कैसे लिखेंगे? कुंडली से बद्ध फ्लक्स। तो हम हेडिंग लगाएंगे कुंडली से बद्ध फ्लक्स फाई बराबर होगा क्या? तो ये होगा NBA cos थीटा। अब थीटा का मान हम यहाँ से रख देंगे तो फाई बराबर NB
ए कॉस ओमेगा टी, ये रख दिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि हमने समीकरण 1 से थीटा का मान ओमेगा टी रखा है, तो समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये फाई आ गया। इसके बाद हम फैराडे के द्वितीय नियम से लिखेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये देखिए। तो इसके बाद हम फाई का मान क्या रखेंगे? एन बी ए कॉस ओमेगा टी यहाँ पे। तो E बराबर माइनस डी बटे डी टी, और फाई का पूरा मान रखेंगे, ये देखिए एन बी ए कॉस ओमेगा टी, रख देते हैं एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, इन्हें बाहर निकालिए। तो माइनस पहले से था एन बी ए, तो एन बी ए, क्योंकि फेरों की संख्या कुंडली की नहीं बदलती है घूमते समय, और जो चुंबकीय क्षेत्र वो भी नहीं बदलेगा। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स के जरूर बदलता है, लेकिन वो फाई है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो जितने टेस्ला का लगाया गया है ध्रुवों के माध्यम से, धारावाही चुंबक के माध्यम से, तो वो वही रहेगा। और यहाँ पे एरिया भी नहीं बदलेगा, लेकिन ओमेगा टी जरूर बदलता है, यानी थीटा घूमने से थीटा ही तो बदलेगा। तो डी बटे डी टी, और यहाँ पे आएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो E बराबर माइनस एन बी ए, और जो कॉस ओमेगा टी है इसका जो है अवकलन क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस साइन ओमेगा टी। लेकिन ओमेगा टी का अलग से होगा, क्योंकि टी के सापेक्ष है, तो ओमेगा टी का अलग से होगा तो ओमेगा आएगा। तो यहाँ पे ओमेगा, कहने का मतलब है कि इसको पहले कॉस एक्स मानिए पूरा, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इसको क्या मानना है? कॉस, इस पूरे को एक्स, तो इस हिसाब से होगा माइनस साइन एक्स। लेकिन ये एक्स जो है ये अपने आप में भी एक वैल्यू है जिसका अवकलन होगा ओमेगा टी का, ओमेगा कितना होगा? ओमेगा। तो ये जो ओमेगा अलग से आया है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और माइनस माइनस प्लस करेंगे। तो E बराबर माइनस माइनस का हो गया प्लस, और एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखिए ये जो पूरी वैल्यू है ये शिखर मान है, क्योंकि यहाँ पे अगर ओमेगा टी 90 किया जाए यानी π/2, तो आप देखते हैं कि ये जो है अगर इसको 90 करेंगे तो साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो अगर हम इसको रफ में समझें, देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर थीटा का मान 90 करेंगे तो इसी इक्वेशन का क्या होगा? देखिए E बराबर एन बी ए ओमेगा, और साइन 90 तो 1 होता है, तो इसकी जगह पर 1 लिखेंगे। तो E का मान कितना मिलेगा? एन बी ए ओमेगा, और ये किसके बराबर होगा? अब ये E के बराबर नहीं होगा, ये E नॉट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब कुंडली 90 डिग्री से ऐसे घूम जाती है तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो अधिकतम होगा, और ऐसी स्थिति में जब फ्लक्स अधिकतम होगा तो विद्युत वाहक बल भी कैसा होगा? अधिकतम होगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है एन बी ए ओमेगा, इसकी जगह पर हम E नॉट लिख सकते हैं, तो ये पूरा E नॉट है। तो E बराबर अधिकतम विद्युत वाहक बल इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए। अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि E नॉट क्या है, तो यहाँ लिखेंगे E नॉट बराबर क्या है? एन बी ए ओमेगा, इसका मान है। तो एन बी ए ओमेगा, और बराबर हम लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल का शिखर मान। तो शिखर मान मतलब अधिकतम होता है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान, तो और अच्छी भाषा हो जाएगी। तो विद्युत वाहक बल ही विभव है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? E को, जैसे हमने E का फॉर्मूला लिखा है उसी तरीके से हम V का भी लिख सकते हैं। तो V बराबर होगा E0 की जगह पर आ जाएगा V0 और साइन ओमेगा टी। तो ये देखिए ये विभव के लिए हमने बना लिया। अब ओम का नियम क्या है? ओम के नियम से होता है, अगर हम हेडिंग लगाएं ओम के नियम से, तो ओम का नियम होता है I बराबर V बटे R। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर हम इसको रफ में समझें तो V समानुपाती I, तो V बराबर R I, तो I बराबर V बटे R हो जाएगा। तो V बटे R बराबर कितना होगा? I। तो ये ओम का नियम है। तो यहाँ पे अगर हम V का मान रख दें V0 साइन ओमेगा टी, तो I का मान मिल सकता है। तो I बराबर V का मान रख दीजिए V0
साइन ओमेगा टी और बटे कितना r। तो ये जो पूरी वैल्यू है इसको अब हम इस बार I0 लेंगे, तो क्योंकि V0 बटे R है तो ये I0 बनेगा, क्योंकि ये विभव का शिखर मान है तो और बटे में प्रतिरोध है तो धारा का शिखर मान हो गया। तो I बराबर हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। तो एक और फॉर्मूला मिल गया हमें। और इस बार I0 जो है इसका मान कितना है, I0 का मान है V0 बटे R, जो कि क्या है, धारा का शिखर मान। I0 क्या होगा, धारा का शिखर मान, हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो धारा का शिखर मान I मैक्स को I0 से दर्शाते हैं, असल में ये I0 है। तो बोलने में I0 हो जाए तो कोई मिस्टेक नहीं समझना इसको, क्योंकि लिखना तो सेम ही है। तो धारा का शिखर मान, तो ये देखिए I0 बराबर V0 बटे R हो गया। तो ये भी हो गया धारा का शिखर मान, ये विभव के लिए हो गया V0 विभव का शिखर मान, और ये विद्युत वाहक बल का शिखर मान। तो इस तरीके से हमें इसको नोट कर लेना है अच्छे से, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार समझने के बाद आप भी इसको करके देखें तो निश्चित ही आप इसको कर पाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। थैंक यू।